नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो समाज सेवी भी हैं, पत्रकारिता में उनका दखल है, इसके साथ साथ उनका व्यवसाय भी है। चलिए सीधा पूछ लेते हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया है। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार आनंद जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया, आपकी बहुत सारे पहलू हैं जीवन की, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से शुरू हुए और कैसे आपके एक एक पायदान के बाद आप बढ़ते चले गए। ज्योति, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। यहाँ मैं अपने जीवन की उस यात्रा का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज कहाँ से आके झांसी में स्थापित हुए थे, किन हालात में हुए थे, कैसे उन्होंने उस दौर में कठिनाइयों का सामना किया। ये 1920-1930 का दशक था। बेसिकली हम लोग राजस्थान के करौली जिले के टोड़ा भीम तहसील के पाड़ा गांव के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज बताया करते थे उस समय राजस्थान में एक महामारी फैली थी, जैसे आज हम कोरोना का सामना कर रहे हैं। उस दौर में एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, प्लेग। और उस बीमारी का आलम यह था कि लोग अपने घर छोड़ के भाग गए थे। हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हमारे जो बाबा जी स्वर्गीय श्री मूलचंद नंदवाल, उनके जो बाबा जी थे वो वहाँ के पटवारी रहा करते थे, खेमचंद पटवारी, उनका बड़ा नाम था, थोड़ा लोगों ने स्नेह करते थे। जब वो प्लेग फैला तो हमारे पूर्वज यानी कि हमारे दादाजी 1920 और 30 के दशक में राजस्थान छोड़ के पहले दिल्ली, फिर ग्वालियर और फिर ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हुए बंजारा बन के, चूंकि आपके कार्यक्रम नाम भी बंजारा बीट्स है, तो वो बंजारा वाली स्थिति हमारे परिवार की रही। और हम लोग दिल्ली ग्वालियर होते हुए रतिया, तत्पश्चात झांसी में आके हमको यहाँ ठिकाना मिला। आज भी हमारा परिवार चूंकि काफी बड़ा परिवार है, एक अनुमान के मुताबिक भी जो हमारा परिवार है वो लगभग 300 सदस्यों का परिवार है, जिसका एक हिस्सा ग्वालियर में और एक बहुत बड़ा हिस्सा दतिया में और एक और बड़ा हिस्सा झांसी में, तो जिस झांसी के हिस्से का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। आनंद जी, आपका जो समाज सेवी पक्ष है वो आपको आपने कब से शुरू किया और उसकी क्या जरूरत पड़ी? आपको क्यों लगा कि समाज सेवा में दखल करना चाहिए? बचपन से ही एक नटखट स्वभाव था। जिस जगह मेरा जन्म हुआ वो शहर का एक घना इलाका हुआ करता था, घनी आबादी हुआ करती थी, गलियों में वो साइकिल के पहियों को लेकर दौड़ लगाना, खो खो खेलना, उस जमाने के गिल्ली डंडा खेलना, इस प्रकार का एक नटखट बचपन शुरू से ही रहा। और वो जो स्वभाव था बचपन से, जो नटखट मेरे अंदर समाया हुआ था बात्सल्य काल में, वो धीरे 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 एक प्रेरणा बन गई मेरे जीवन में। और मैं जैसे जैसे उम्र की अवस्था को आगे बढ़ाता रहा, वैसे वैसे मेरा झुकाव और लगाव जो है सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ता है। तो कहाँ किस तरह के आपने सामाजिक कार्य की, उनका उल्लेख कीजिए। बहुत लंबी यात्रा है, 55 साल की उम्र हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये यात्रा कितनी लंबी रही होगी। मोहल्ले की क्रिकेट टीम का गठन करके और अपने आप को जब मैंने टीम के साथ बनाया, टीम लीडर बने, खुद को जोड़ा, लोगों को अपनी टीम से जोड़ा, और वहां से जो भावनापन भी, उस दौर में आपका शहर कोतवाली के बगल वाला खेल का मैदान हुआ करता था, उस दौर में झरना गेट वाली क्रिकेट की पिच हुआ करती थी, उस दौर में आज के वृंदावन लाल वर्मा जो गार्डन है वहां पर एक पिच हुआ करती थी पुलिया के नीचे। तो उस दौर में जो क्रिकेट की टीम से जुड़कर लोगों को जोड़ा, लोगों को साथ लेकर चला,
बस वहीं से आप समझ सकते हैं कि मेरी सामाजिक यात्रा की वो शुरुआत थी। सामाजिक जो आपने कार्यक्रम किए उसमें किस टाइप के अनोखे और अलग हटके काम किए, उसका भी उल्लेख करें। वर्ष 2000 में झांसी की जो गल्ला मंडी है उसका चुनाव था और उस समय मेरी उम्र लगभग 33-34 साल थी, क्योंकि मेरा जन्म 66 का है। उस चुनाव में पहली बार कोई चुनाव का मैंने सामना किया, चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद मुझे गल्ला मंडी का महामंत्री बनाया गया और महामंत्री बनने के बाद जो मेरे अंदर का आनंद था, जो रियल आनंद था मेरे अंदर का, वो धीरे धीरे मेरे कार्य में छलकने लगा। मेरी जो कार्यशैली थी, मेरी जो निर्णय लेने की क्षमता थी, या मेरी जो निर्णय लागू करने की क्षमता थी, वो सनय सनय लोगों के सामने आने लगी और लोग कहीं ना कहीं ये चर्चा करने लगे कि आनंद में बहुत आउटपुट है, बहुत गुंजाइश है, एनर्जी है, एनर्जेटिक है और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। वो जो 2 साल का कार्यकाल रहा, बस 2000 से लेकर 2002, वो हम कह सकते हैं कि मेरी समाज सेवा की शुरुआत में मील का पत्थर था। आनंद जी, बीच में इसका उल्लेख करना भी जरूरी है क्योंकि आपने पत्रकारिता में प्रवेश किया था और रॉयल मेल नाम से आपने पेपर भी शुरू किया, उसके बारे में बताइए क्या रहा। चूंकि मैं पत्रिकाएं पढ़ना, टीवी देखना, राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखना, ये मेरे जीवन शैली का एक हिस्सा रही। कहीं ना कहीं एक मन में बात थी मेरे शुरू से कि मैं अगर इस क्षेत्र में जाऊंगा या मैं इस क्षेत्र में स्वयं को आजमाऊंगा तो मेरे अंदर वो चीज है जो वो आग है, वो जुनून है, वो जज्बा है जो कहीं ना कहीं से एक शक्ल लेकर जनमानस के सामने आ सकता है। बस इसी सोच के साथ मैंने अपनी पत्रकार की यात्रा, आप कह सकते हैं कि शुरू की। तो क्या हुआ उस यात्रा का अगला पड़ाव क्या रहा? मैंने वर्ष 2013 में एक सपना देखा कि मुझे एक अखबार निकालना चाहिए और झांसी का जो पाठक है, उस समय झांसी में शुरू से ही 2 अखबार हुआ करते थे, आज भी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर किन्हीं कारणों से उतना प्रभावशाली पिछले वर्षों में नहीं रहा, तो जो दैनिक भास्कर का पाठक था, जो दैनिक भास्कर का स्पेस था, वो आज से 20-25 साल पहले अमर उजाला एक अखबार आया, उसने टेक ओवर कर लिया और जो भास्कर का स्थान हुआ करता था पाठक की नजर में, वो दैनिक जागरण ने टेक ओवर कर लिया। तो कहने का मतलब कि जिस दौर में भास्कर पहले नंबर पर हुआ करता था और जागरण द्वितीय हुआ करता था, भास्कर के कमजोर हो जाने से जागरण ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया और भास्कर की जगह जो अखबार आया अमर उजाला, उसने जागरण का स्थान द्वितीय प्राप्त कर लिया। तो मेरे मन में ये शुरू से रहा है कि अभी भी झांसी की जो लीडरशिप है उसमें तीसरे अखबार की गुंजाइश है, तीसरे अखबार का स्पेस है और वो स्पेस भास्कर के ना होने से भी खाली है। तो मैं सोच रहा था कि इस स्पेस का उपयोग कैसे किया जाए या इस स्पेस को कैसे भरा जाए और वो आपका ड्रीम भी था। वो मेरा ड्रीम भी था और कैसे अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित किया जाए। तो वर्ष 2013 में मैंने अपने लोगों से चर्चा की, जो मेरी किचन टीम है उससे मैंने चर्चा की कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। और तो बोली करेगा कौन? मैंने कहा भाई करूंगा मैं, मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना 100% दे सकता हूँ। तो बोले देख लो भाई बहुत कठिन कार्य चुन रहे हो। तो मैंने कहा जो भीड़ में अलग दिखाई देते हैं लोग उन्हीं को पहचानता है, गधों में कोई गधे को नहीं पहचानता है, सरदारों में सरदार को नहीं पहचानता है, लेकिन पहचान उसी की होती है जो भीड़ से जुदा खड़ा होता है या जुदा कुछ कार्य करता है, अपनी पहचान छोड़ता है। तो बस इसी जज्बे के साथ एक सपना देखना शुरू किया और इस तरह रॉयल मिल का उद्गम हुआ।
रॉयल मेल का उद्गम हुआ ये वर्ष 2014 की बात थी। जी। तब हमने इसका टाइटल रजिस्टर्ड कराया और आप विश्वास करेंगे कि 2014 जुलाई अगस्त में हमने टाइटल रजिस्टर्ड कराया और 24 जनवरी 2015 को हमने इसकी लॉन्चिंग कराई। रामराजा सरकार मंदिर के चरणों में हमने अपने अखबार का प्रथम प्रकाशन 24 जनवरी 2015 को किया। तो कैसी रही फिर रॉयल मेल की यात्रा? रॉयल मेल धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, पाठक भी महत्व देने लगे। हमने कोशिश करी कि हम पाठकों को जो चाहिए वो दे सकें। कंटेंट पे काम किया, अपना खुद का सेटअप खड़ा किया, प्रेस लगाई आपने? प्रेस लगाई हमने, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रेस लगाई जो कि भारतीय प्रेस कंपनियां उनमें से टॉप 5 में से वो कंपनी जिसकी हमने प्रेस लगाई। जी। और हमने अपना काम शुरू किया 24 जनवरी 2015 से अखबार चलना। तो फिर आज क्या स्थिति है उसकी? आज स्थिति ये है कि जब 24 जनवरी 2015 को हमने अखबार निकाला, 2016 में नोटबंदी आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 8 नवंबर का दिन था। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट वहां थोड़ा सफर हुआ कि नोटबंदी ने लोगों की हिम्मत तोड़ी, लोगों की जो खर्च करने की क्षमता थी वो कम हुई और अखबार को वो एक विज्ञापन जो मिलते हैं वो तभी मिलते हैं, अखबार की वो आय होती है विज्ञापन। अखबार को विज्ञापन जब भी मिलते हैं जब व्यवसायी के पास व्यवसाय हो और उसके पास पैसा सरप्लस हो। नोटबंदी ने जो बाजार को क्रश किया उस समय एकदम से बाजार ठहर सा गया और हम जैसे नवजात, हम अपने आप को नवजात ही कहना पसंद करेंगे क्योंकि हमें बहुत समय नहीं हुआ था स्थापित हुए, और वो एक कहीं ना कहीं हिम्मत में जो हमारा चढ़ाव था, जो सोच थी, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आया। और वो जो नोटबंदी से ठहराव आया तो फिर हम वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए कि अब हम बाजार पे पैनी नजर रखें तो बाजार की दिशा क्या तय होने वाली है और बाजार की जो दिशा तय होगी उसी हिसाब से हम आगे अपना प्रेजेंटेशन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आनंद भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपका सोशल वर्क भी रहा है, बिजनेस भी रहा है, तो इन सब के लिए आप चूंकि एक व्यवसायी और पत्रकारिता दोनों अलग अलग फील्ड की बातें हैं, ये कैसे मैनेज करने की आपके दिमाग में आई? ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और शुभचिंतकों की जो है दुआएं हैं कि मेरी मित्र मंडली में, मेरे व्यवहारियों में, मेरी रिश्तेदारियों में ऐसा मानते हैं कि अगर आनंद किसी बात का संकल्प ले लेगा तो फिर उसको करके छोड़ेगा। इस कदर का जुनून जो मेरे दिमाग में है, इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे विश्वास था कि व्यवसाय अपनी जगह है, जो मेरा है वो चल रहा है, लेकिन पत्रकारिता में मैं एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ और उसके लिए आज भी मैं जुटा हुआ हूँ और यात्रा लगातार जारी है। मैंने देखा कि फेसबुक पे आप बहुत सक्रिय रहती हैं और फेसबुक पे आप एक ब्रेकिंग न्यूज किंग की तरह जाने जाती है। क्या कहना चाहेंगे, ये ऊर्जा कहाँ से और ये कैसे आपके दिमाग में आता है? क्योंकि जो खबर हम शाम को न्यूज में पढ़ते हैं वो दोपहर में आनंद जी की ब्रेकिंग न्यूज की तरह लग जाती है। कहते हैं ना कि पत्रकारिता में सूत्र होते हैं और वो सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही कुछ सक्रियता फेसबुक पे है, मतलब फेसबुक पे बहुत पैनी नजर रखना, जो करंट अफेयर्स है उन पे बहुत पैनी नजर रखना। और पैनी नजर रखने का एक फायदा होता है कि सबसे पहले जब आपकी नजर के सामने कोई चीज आती है, टकराती है, या जो सोर्सेज है और सूत्र से आपको प्राप्त होती है, वो आप उसकी पुष्टि करते हुए कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो ब्रेकिंग न्यूज आप दें। नहीं, आपका जो तरीका है बड़ा झटपटा होता है। कितना भी मधुर आदमी होगा मुस्कुरा जाता है, ये कैसे कर पाती हैं? गॉड गिफ्ट कह लो आप उसको, या मेरी लेखन शैली कह लो आप उसको, या उसमें जो मेरा स्वभाव झलकता है कहीं ना कहीं। मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को पुचकारता हूँ, उसने करता हूँ, तो दुत्कारने में भी एक पल नहीं लगाता उसको, फिर मैं उसी क्षण उसको दुत्कारने में क्षमता रखता हूँ। शायद ये लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है कि आनंद जो लगता है, आनंद के अंदर जो स्पष्टवादिता है
या आनंद का जो मुखर होना है वो हमें उन सबसे पंक्ति में अलग रखता है, आप ऐसा मान सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत मुखार हैं, बहुत स्पष्टवादी हैं, खुल के बोलते हैं, इसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ता होगा। बिल्कुल हो सकता है जिनके खिलाफ मैं लिखता हूं। और एक चीज और मैं बता दूं, फेसबुक की जो शैली है, जब किसी के खिलाफ लिखा जाता है तो वो कुछ शब्दों का हेर फेर करके लिखा जाता है कि सीधा उसको अटैक ना करें, समझते समय कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, समझते समय अपनी बात संकेत में कही जाती है। और पत्रकारिता की या फेसबुक पे लिखने की ये खूबसूरती है। एक बार मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा चुप रहना ही मेरा प्रचार करने का तरीका है। एक बार डीएम ने उनको सभा में अनुमति नहीं दी थी तो उन्होंने कहा मेरा चुप रहना ही। तो संकेत की राजनीति, संकेत की पत्रकारिता, संकेत में लिखना बहुत कुछ किया जाता है। और हम देखते हैं आज भी कोई नेता हो जहां किसी महापुरुष की वो प्रतिमा देखता है, वो सिंबॉलिक होती है, संकेत देता है वो समाज को कि हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस समाज को संदेश देता है कि हम आपके, आप हमारे लिए। आज की पत्रकारिता, जैसा कि आप उसमें रचे बसे हैं, आपके अंतरात्मा में आपको आनंदित करती है, तो आज की पत्रकारिता को आप किस रूप में लेते हैं? क्योंकि आज की पत्रकारिता उतनी सरल, सहज और डिवोशन वाली, यानी समर्पण वाली बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आज की पत्रकारिता के लिए? पहले प्लेटफॉर्म बहुत कम हुआ करते थे। मोस्टली आदमी जो है न्यूज़पेपर पर डिपेंड रहता था 90 के दशक के पहले तक। 90 के दशक में जब धीरे धीरे टीवी चैनल्स का विस्तार हुआ तब जाके लोगों को लाइव प्रसारण देखने को मिले और लोगों ने जाना कि ये भी एक अलग दुनिया है। लेकिन जो पत्रकारिता के आदर्श हैं, मूल है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मैं अपनी शैली में उनको बिल्कुल साथ लेके चलता हूँ। और उनके लिए आज जो ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जो ज्यादा काम करने, हम देख रहे हैं कि इतनी नेटवर्किंग, इतने छोटे छोटे चैनल आ गए हैं, कुकर मुत्ती की तरह। आप उनको अपनी भाषा में कह सकते हो। मेरा कहना शोभायमान नहीं लगेगा क्योंकि मैं खुद एक कुकर मुत्ता हूँ इस क्षेत्र में। तो लोग थोड़ी सी इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कहीं ना कहीं आदमी जो आज की पत्रकारिता है उसको मिसयूज के तौर पर ले रहा है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करता है, दोहन करता है, कहीं ना कहीं गाहे बगाहे वो उसकी कार्य करने की शैली में छलकता और झलकता। क्योंकि आपके अंदर भी पत्रकारिता का कीड़ा है, तो इससे आपका मन आहत होता है। बिल्कुल होता है। जब मैं देखता हूँ किसी को चापलूसी करते हुए और मैं समझता हूँ, तब लगता है कि पत्रकारिता जो है एक दिशा जहाँ समाज की तय करती है, दूसरी जो दिशा है वो समाज का वो चेहरा दिखाती है जो घिनौना है। और इस घिनौनेपन से आज की पत्रकारिता को बचना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। हाँ भाई, आपके व्यक्तिगत ऐसे कौन से शौक हैं जो किसी को पता ही नहीं और आनंद जी उसको छुपाए रखते हैं? ये तो बहुत सारे सारे फेसबुक पे लिखे हुए हैं जितनी भी हॉबीज हैं। हम तो अपने दर्शकों को सीधे आनंद जी के मुख से सुनना चाहिए। सिंगिंग है मेरे अंदर, क्रिकेट, तो आपने बताया शुरुआत से आप क्रिकेट भी ऐसी कि मैं मौखिक आंकड़े याद रखता था। अच्छा। आंकड़े भी कैसे कि सरडाउन ब्रैंडन ने 52 टेस्ट खेले, 96 पारियां खेली, 6,996 रन बनाए, 10 बार नॉट आउट रहे और 99.96 उनका टेस्ट औसत है। और उनको अपने जीवन की आखिरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाने थे 100 का एवरेज करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उस टेस्ट में वो 0 पे आउट हो गए थे। तो इस प्रकार की मेमोरी क्रिकेट से जुड़ी है। सिंगिंग है, गाते भी है, सुनते भी है, गुनगुनाते भी है, सब। इसके अलावा क्या शौक है? बहुत सारे, मित्रता का बड़ा शौक है, दोस्ती निभाने का बड़ा शौक है। तो क्या आपको लगता है कि अच्छे दोस्त मिल पाए आपको? जो वर्तमान में साथ हैं वो फिल्टर होकर देखा जाए तो सबसे बेस्ट मित्र मेरे साथ हैं। बाकी जो जीवन यात्रा में बहुत लोग जुड़े, कुछ बिछड़ गए, कुछ किन्हीं कारणों से छूट गए, निश्चित रूप से या तो उनमें कोई कमी रही होगी या कहीं मेरे प्रेम में कमी रही होगी। आपको छल करके भी नुकसान पहुंचाया, हमेशा ऐसा समाज में होता आया है और कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है जिसके जीवन में जो है छल न हो। आनंद जी के आगामी ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आनंद जी को और आनंदित करने वाले हैं? अभी तो मेरा सपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना, परिवार भी धीरे धीरे
आकार ले रहा है। बच्चों की शादियां करना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बीटेक सिविल से कर चुका है, तो एक मन है कि उसको निर्माण की लाइन में आगे बढ़ाया जाए ताकि उसका भी भविष्य जो है संवर सके। उनकी शादियां करना, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना और वो सपना कि दैनिक रॉयल मेल को बुलंदी पर देखना, आज नहीं तो कल। मुझे ईश्वर से पूरी उम्मीद है, मनोकामना है कि वो एक दिन मेरा सपना ये जरूर पूरा करेंगे, जब झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड, पूरे उत्तर प्रदेश में दैनिक रॉयल मेल को झांसी के लोग अपना समझ के जानेंगे और सराहेंगे। रॉयल मेल की बात जब अपन करते हैं तो बुंदेलखंड की भी बात आती है। आपने अभी कहा बुंदेलखंड पृथक प्रांत बनने की बात चल रही है। आपने भी फेसबुक पर बहुत सारी पोस्टिंग आपकी आती है, मैं देखता हूँ। अभी हाल में आया है कि वो प्रयागराज बुंदेलखंड की राजधानी बनना चाहिए। क्या टिप्पणी करेंगे इस पे? मुझे नहीं लगता ये संभव है। बुंदेलखंड आंदोलन का जो स्वरूप है, उसकी जन्मस्थली तो झांसी ही है। वो हमारे स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा जी से लेकर आज तक की पीढ़ी, भानुशाह एडवोकेट जी हों या उनके जो भी साथी हैं, इतनी मुखरता से आज भी बुंदेलखंड आंदोलन को लेकर झांसी सक्रिय है। मुझे नहीं लगता कि झांसी के अलावा और किसी शहर में जो बुंदेलखंड में सम्मिलित होने वाला है या होगा और कहीं इतनी सक्रियता है। तो निश्चित रूप से झांसी एक ऐसा सेंटर है कि झांसी को ही राजधानी होना चाहिए। आपका ये फेसबुक वाला, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सक्रिय रहते हैं, तो क्या मोबाइल के थ्रू ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गेन होती है? वो स्रोत तो बताएं हमारे पाठकों को, ताकि वो लोग भी इस तरह की टिप्पणियां शेयर कर सकें। आप विश्वास करेंगे, मैं टीवी चैनल बहुत कम देखता हूँ, न्यूज बहुत कम देखता हूँ। टीवी चैनल अगर आपकी जितनी भी टिप्पणियां होती हैं वो इतनी सटीक और सार्थक होती हैं कि यकीनन आनंद आता है। और वो सूत्र हैं और सूत्र बताए नहीं जाते। अच्छा, उसके उनके सूत्रधार होते हैं, ये निश्चित है। बहुत से ऐसे संपर्क है मेरे पत्रकारिता की लाइन में, सामाजिक व्यवस्था में। विभीषण बना रखे आपने? विभीषण बना रखे, आप ऐसा कह सकते हैं कि विभीषण तो एक था, लेकिन मेरे पास अनेकों विभीषण हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी ब्रेकिंग खबर रखते हैं। मेरे संपर्क है, तमाम जगह ऐसे संपर्क है, तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कहीं से कट पेस्ट नहीं करता हूँ। ये मेरी आदत नहीं है। मैं सिर्फ विषय को उठाता हूँ, विषय को उठा के उस विषय को डेवलप करता हूँ, एडिट करता हूँ और फिर अपनी लेखन शैली में, अपने कंटेंट में फिर मैं परोसता हूँ। क्योंकि फेसबुक की अपनी एक सर्जरी करते हैं। फेसबुक की अपनी एक मजबूरी है कि अगर आपको फेसबुक वॉल पे लिखना है और हाईलाइटर अगर आपको लिखना है तो वो 12 लाइनों में आपको सब कुछ समेटना है। मुझे 12 लाइनों में वो सिंबॉलिक भी, अपनी बात भी, कटाक्ष भी और संदेश भी, मुझे सब कुछ देना होता है। तो मेरी कोशिश रहती है, कई बार लोग देखते होंगे कि मैं 12 लाइनों में लिख देता हूँ, फिर मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ, पोस्ट तो कर देता हूँ, लेकिन जब मैं खुद संतुष्ट नहीं होता तो उसको री-एडिट करता रहता हूँ, जब तक कि वो अपने गहन स्वरूप में ना आ जाए। और जो बात उस पोस्ट को कहनी है, जब तक वो लोगों तक वो ना कह दे, तब तक मैं बराबर उसको एडिट करता रहता हूँ, जब तक उसमें से वो चीजें करके ना आए। मतलब पत्रकारिता का सही इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म तक किया ही जा रहा है 100%, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में मेरी मजबूरी है कि मेरे जो 5000 की पाबंदी है फेसबुक की दोस्तों की, वो पूरी होने को है। और अगर मैंने अभी तक अपनी फेसबुक फ्रेंडशिप जो लिस्ट है उसको अपडेट नहीं किया होता तो अभी मेरे 10,000 फ्रेंड होते, मैं पेज बना चुका होता। लेकिन मैं लगातार फेसबुक में अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों पर नजर रखता हूँ कि वो कौन कितना सक्रिय है, उसी के हिसाब से उसको स्थान मिलता है। खरपतवार को खाड़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करो कि अगर मैं किसी को फेसबुक पे, मेरी डेली की आदत है, मैं अपने फेसबुक के एक एक फ्रेंड्स को बर्थडे की विश करता हूँ। और जब मैं बर्थडे विश, क्योंकि सभी को अल्टरनेट सामने आने ही है किसी ना किसी दिन 365 दिन में, तो जब वो सामने आता है तो बर्थडे विश करने के पहले मैं उसको पूरा खंगालता हूँ। अपडेट होते हैं कि इसकी क्या सक्रियता है, ये सिर्फ लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, या इसका अपना भी कुछ विजन है। और उसका मेरे हिसाब से अगर मैं सीधा अपने शब्दों में कहूँ तो उसका फेसबुक पर जिंदा रहना जरूरी है मेरे दोस्त बने रहने के लिए। और वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, और वो मुझे एहसास होना चाहिए कि हाँ, कि वो सक्रिय है। और वो कम से कम
बाय डिफॉल्ट मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में नहीं है। आनंद भाई, एक बड़ा चटपटा सवाल है, कल्पना है कि आने वाले जन्म में आप वापस आनंद अग्रवाल बन के ही आना चाहेंगे या कुछ और मॉडिफिकेशन करके आएंगे? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया। अगले जन्म मुझे जब भी मिले, पहले तो ये निश्चित नहीं है कि वो इंसान के रूप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ी कितवंतियां हैं कि 84 लाख योनि, पता नहीं 84 लाख भी है कि पहली है क्या है। लेकिन जो भी जन्म मिले, एक इंसान के रूप में मिले, एक नेक इंसान के रूप में मिले, एक अच्छे पति, पिता, पुत्र के रूप में मिले, समाज के काम आ सकूं, किसी का दुख बटा सकूं, किसी का हाथ बटा सकूं, किसी की मदद कर सकूं, ईश्वर इस लायक मुझको जरूर बनाए। मतलब ये कि आप आनंद अग्रवाल का ठीक वैसे ही स्वरूप वापस चाहेंगे, अपग्रेड थोड़ा सा, कि अपग्रेड ऐसा कि जो कार्य अभी इस जीवन में अधूरे रह गए हैं, ईश्वर इतना सुविधाओं से हमें नवाजे ताकि हम जो इस जीवन में प्रयास रह गए अगले जन्म में पूरा कर सकें। क्या ऐसी आपकी ख्वाहिशें हैं जो अधूरी हैं, उल्लेख करना चाहेंगे? बहुत है, बहुत है। जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता हूँ तो अंदर से बहुत वेदना होती है, संवेदनाएं जन्म लेती हैं, लेकिन मदद करने का भी अपना एक दायरा है। तो उस दायरे से जो उठ के मदद करना चाहिए, वहां तक अभी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे इतना सामर्थ्य बनाए, इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी वजह से सब आनंदित रहे और कोई दुखी ना हो। बस इंसान तो आता जाता रहता है। आनंद भाई, हमारा ये जो बंजारा बीट्स चैनल है, ये एकेडमिक और इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप हमारी यूथ को, हमारी नई पीढ़ी को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो भी इंसान जी रहा है, हम सभी ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है और 3 इडियट्स में हमने यही सीखा है कि बच्चों के अंदर जो बचपना हो, जिसको वो अपने जीवन में उभारना चाहते हो, जिस मार्ग को वो चुनना चाहते हो, आप उस मार्ग पर सतत बढ़ते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उनसे हारना नहीं है, हार को सामने देख के पीछे हटना नहीं है, डटना है, मुकाबला करना है। और जो रास्ता चुनो वो एक ऐसी रास्ता चुनो जिसमें जीवन भी हो, संवेदनाएं भी हो, सम्मान हो। मतलब आप जो भी जीवन जिए, जीवन के 7 रंग आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे एक सवाल और, हमें पता चला था कि आपने अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया है, उसका उल्लेख हमारे दर्शकों को कीजिए, क्योंकि ये आपने इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बताया। अभिनय का तो क्षेत्र ऐसा है कि बचपन में रामलीला में एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। उस समय क्या बनते थे आप? जो मिल जाए, जो कोई ना बने वो हमें बना दो। अच्छा। तो मोहल्ले की रामलीला में वो सारे रोल किए हैं हमने अपने बचपन के दोस्तों के साथ। वो अभिनय का जो आनंद था, जो अभिनय आनंद के अंदर था जी। कहते हैं ना कि रेशम का कीड़ा या प्लास्टिक का कीड़ा कभी मरता नहीं है। तो ये जीवन में इंसान के जो होता है वो आदमी कभी भूलता नहीं है। और वो अभिनय आज भी जीवित है, बशर्ते उस प्लेटफॉर्म पे हम ना हो। लेकिन ऐसे ही हमारे मिलने वाले वो एक फिल्म बना रहे थे, तो मेरा ऑफिस हुआ करता था, तो मुझसे बोले कि यार मुझे आपके ऑफिस की शूटिंग करना है। तो मैंने कहा कर लो भैया। और बोले गए आपको एक रोल भी करना है। तो मेरे अंदर का जो अभिनय था वो जाग गया, रामलीला वाला अभिनय जाग गया। और उस फिल्म में, वो फिल्म हालांकि बाद में रिलीज नहीं हो सकी किन्हीं कारणों से, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मजबूरी हुई, और उस मैंने अपनी तरफ से बखूबी कोशिश की थी। यूं तो मैंने संपर्क बहुत ज्यादा है अभिनय के क्षेत्र में भी, लेकिन मेरा वो एक प्रयास था, वो बहुत सार्थक रहा। तो ये जो आपने अभिनय किया था, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ? मील का पत्थर तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ खुद को परखने का एक अवसर था जिसको हमने परखा। तो ये थे आनंद अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी बात आज बंजारा बीट्स के साथ दिल खोल के शेयर की। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गया
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।